तो यार सबसे बड़ी दुविधा, या दुविधा ना कहूं, वो ये है कि बाबा जी इकोनॉमिक्स जो है ना वो याद नहीं रहता। तो मैं आपको बड़ा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर सिखाता हूं कि आप याद कैसे रखोगे, क्योंकि मैं आपको माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स समझा चुका हूं, याद रखना बहुत आसान है। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो काफी स्मॉल इश्यूज से डील करता है, जो कि यहां पे पॉइंट लिखा हुआ है, इकोनॉमिक्स माइक्रो लेवल पे स्मॉल इश्यूज से डील करेगा। कहना चाहते हैं आप उसे बहुत ही स्पेसिफिकली, तो इंडिविजुअल लेवल पे डील करेगा। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा, साफ क्लियर है भाई कि वो इकोनॉमी एज अ होल, मतलब अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत को पूरा लेके चलेगा, यानी ये काफी बड़े स्केल पे ऑपरेट होता है व्हेन इट कम्स टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा वो इंडिविजुअल लेवल पे कि ये गुड्स कितने में बेचा जाएगा, क्या कंज्यूमर इतने में गुड्स खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, ये सारी चीजें माइक्रो लेवल पे देखी जाती हैं। प्रोड्यूसर बेचना भी चाहता है उस लेवल पे या नहीं बेचना चाहता। सो बहुत सारी छोटी मोटी चीजें होती हैं, तो वो किसके अंदर डील होंगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, इसे लेना ही देना नहीं है कि प्रोड्यूसर क्या सोच रहा है, ये तो देखता है भाई कि मार्केट में जनरल प्राइस लेवल क्या है। जनरल का मतलब क्या हुआ, जो रेगुलर प्राइस चल रही है ना अभी पूरे भारत में एक जैसी, जो एक आम प्राइस जनरल प्राइस चल रही है, उससे लेना देना होता है। और पूरी की पूरी एग्रीगेट आउटपुट, अब एग्रीगेट आउटपुट क्या है, पूरे भारत में जितना प्रोडक्शन हो रहा है वो एग्रीगेट आउटपुट है, उससे डील करते हैं। और उससे रिलेटेड जो जनरल प्राइस लेवल चल रहा है, अभी महंगाई चल रही है, सस्ताई चल रही है भाई, वो देखा जाता है। अब सीधी सी बात है, ये दो एक दूसरे के दुश्मन जैसे चलते हैं जब बात आती है अपनी बात मनवाने में। माइक्रो कहता है हम मैक्रो की नहीं सुनेंगे, कांस्टेंट रखो मैक्रो को, और मैक्रो कहता है हम माइक्रो की नहीं सुनेंगे, रखो कांस्टेंट उसको। तो माइक्रो मैक्रो को कांस्टेंट रखेगा, मैक्रो माइक्रो को कांस्टेंट रखेगा जब वो अपने अपने बारे में बात कर रहे होंगे। ये जो टॉपिक है ना पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, यार ये मुझे बड़ा तंग करता था, क्योंकि मैं समझ नहीं पाता था बोलना क्या चाह रहे हो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो मैंने फिगर आउट किया एक तरीका। अब भाई अपन काम ही ऐसे करते थे कि घर पे दुचते बहुत थे, अपन ने सोचा कि क्यों ना इसी से कुछ फिगर आउट करो। और भाई यहीं से फंडा आया कि हाँ करा जा सकता है। तो कभी कभी घर पे बैठ के मम्मी पापा से लॉजिकल बात करने की कोशिश की है, मतलब ट्राई किया हो, चलो कि आज तो मम्मी पापा को समझाएंगे। वो पापा जी वो अगर आप हमें अगर एक फोन अच्छा सा दिला देते तो हम बढ़िया पढ़ाई भी कर लेते, उस पे बैठ के कॉमर्स बाबा ही देख लेते। वैसे घर पे तो तुम्हें पढ़ना नहीं है, बाहर तुम्हें पढ़ना नहीं है, शर्मा जी के बच्चे को देखो कितनी अच्छी पढ़ाई करता है, तुम्हें बस हमेशा फोन ही चाहिए, उसके बिना पढ़ाई नहीं होगी। पापा जी लेकिन पढ़ाई हो जाएगी, क्योंकि वाकई में बाबा जी पढ़ा रहे हैं, 20 डेज प्लेज चल रहा है, आप एक बार समझिए तो हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आप एक बार करके तो देखिए एक बार। बेटा पता है जब हम तुम्हारे बराबर थे तो क्या थे। पापा रहने दो, धन्य हो, रहने दो, लॉजिकल आपसे बात ही नहीं कर सकते। तो भाई यहीं पे बात क्लियर हो जाती है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हो आप, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हर वो इंसान है जिसको आप वो लॉजिकल चीजें समझाने की कोशिश कर रहे हो जो आपको नहीं समझ रहा है, क्योंकि आप लॉजिकल बात कर रहे हो और वो ओपिनियन बेस्ड बात कर रहा है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सिंपल है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलता है कि भाई पास्ट में क्या हुआ है, अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या हो सकता है, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बताता है। जो कि सेकंड पॉइंट में भी बोला गया, व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड, क्या था, क्या है और क्या हो सकता है। यहां पे ओपिनियन नहीं बता रहे, यहां पे एक ट्रेंड बता रहे हैं कि चीजें ऐसे हो रही हैं तो ऐसे हो जाएंगी, हो सकती है। यहां पर कोई अपना ओपिनियन बेस करके आप नहीं बता रहे हो, यहां पे आप चीजें फैक्ट के अकॉर्डिंग बता रहे हो, जो कि अगला आता है कि फैक्ट और फिगर के बेसिस पे होता है। जैसे कि आप अपनी बात रख रहे हो कि नहीं आज के जमाने में चीजें ऐसे होती है, लेकिन क्योंकि सामने वाले का परसेप्शन बना हुआ है तो वो सुनेगा नहीं। तो तीन चीजें देखी, पहला कि इश्यूज रिलेटेड टू पास्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया और फ्यूचर से रिलेटेड हो गया। व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट ऑट टू बी हो गया बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। और इसलिए यहां पे कोई भी आप जजमेंट नहीं ले रहे होते हो, यहां पे बस आप फैक्ट बता रहे होते हो, इसलिए बोला गया है डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। यहां पे आप जजमेंट नहीं कर रहे, यहां पे आप अपनी बात रख रहे हो, बता रहे हो कि चीजें ऐसी हैं। वहीं पे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एकदम ठेठ भाई के हाँ कुछ है ही नहीं। देखेंगे कैसे, ये होता है टिपिकली बेस्ड ओपिनियन पे कि आप ऐसा सोचते हो तो ऐसा ही है, परसेप्शन ऐसा है तो आंसर भी वैसा ही आएगा। ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है। दूसरा बोलता है कि भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा हो सकता था, ऐसा हो जाता, ये सारी चीजों पे बात करता है, ओपिनियन बेस्ड रहता है। यहां पे कोई फैक्ट नहीं है, कोई फिगर नहीं है, कोई कॉमन सेंस नहीं है, बस बातें हो रही हैं। इसी पे तीसरा पॉइंट आता है, ये वेरीफाइबल नहीं होते। मतलब अगर आपके पिताजी ने कहा बेटा हमारे जमाने में ऐसा होता था, अबे क्या तुम उधर पे पैदा होकर पता करोगे कि उस जमाने में क्या होता था? नहीं पता कर सकते, क्योंकि वेरीफाइबिलिटी नहीं है, आप जा नहीं सकते, पास में आप पता नहीं कर सकते, कोई फैक्ट नहीं है, कोई फिगर नहीं है।
यहां पर यही चीज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोलती है। और हां, ये जजमेंट है, वैल्यू जजमेंट ले लेते हैं कि हां भाई ऐसा है तो ऐसा ही होगा। शर्मा जी का बच्चा पढ़ता है, वो पढ़ता रहेगा, तुम गधे हो रहोगे। पता नहीं क्यों, पता नहीं। तो यार डे 2 चालू है और अभी टाइम हो चुका है शाम के 7 बजे। ये जो तुम लोगों का जोश है ना, ये बना रहना चाहिए। ये अगर कंटिन्यू नहीं है तो फिर कोई मजा नहीं है यार 20 डेज प्लेज के अंदर। वीडियो चालू होने से पहले लाइक आ जाना चाहिए और चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। आरंभ करते हैं भाई। जो कि 20 डेज प्लेज में न्यू है, उनको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको डे 1 से वीडियोस देखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारा हर चैप्टर टोटल 5 पार्ट में विभाजित है, जिनको हम नाम देते हैं बाबा जी की 5 बूटियां। और आज हम इस चैप्टर को भी 5 पार्ट्स में ही पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं पहले पार्ट से, #बूटी1। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसा पर्टिकुलर चैप्टर है जिसको बाबा जी की तरफ से समझ लेना कि अगर प्रॉपरली नहीं पढ़ा गया या प्रॉपरली नहीं समझा गया, बहुत कंफ्यूजन लेके आता है। तो सिंपलीफाई करना चालू करते हैं। पहले कुछ चीजें समझना चालू करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर, जो कि जनरली हर कोई नहीं समझ पाता है। जैसे पहली चीज यूटिलिटी। अब ये यूटिलिटी है क्या? देखो भाई, जब मैं बात करता हूं ना यूटिलिटी की, तो यूटिलिटी का मतलब होता है यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी इज बेसिकली यूटिलिटी। अब काफी लोग उसको डिफरेंटली टर्म करते हैं, लेकिन अभी अपन क्या याद रखेंगे? यूजफुलनेस। अब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को आप ज्यादा यूज करोगे, ज्यादा यूटिलिटी लोगे तो यूजफुलनेस उसकी बढ़ती चली जाएगी, लेकिन बेसिक समझाइश के लिए यूटिलिटी इक्वल्स टू यूजफुलनेस। और फिर ये एक सब्जेक्टिव टॉपिक है, मतलब यूटिलिटी ऐसा नहीं हो सकता आपके लिए और मेरे लिए सेम हो। कोई चीज की जरूरत आपको ज्यादा है, मे बी मुझे नहीं है, मे बी मुझे किसी चीज की ज्यादा जरूरत है, आपको नहीं है भाई। वो देखा है कभी चार्जर की यूटिलिटी? मेरा फोन अगर 100% चार्ज है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा चार्जर कहां पड़ा हुआ है। और अगर मेरा फोन मर रहा है, 10% से नीचे चला गया, तो भाई चार्जर ना मिले ना तो ऐसा तहलका मच जाता है घर में कि फिर तो पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे, लेकिन चार्जर ही ढूंढना है। मतलब सीधी बात है ना यार, जब लगेगा उस हिसाब से यूटिलिटी चेंज होती रहेगी, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, आपके लिए कुछ और, मेरे लिए कुछ और। सो इट्स सब्जेक्टिव रेदर देन बीइंग इन अ फॉर्म कि जहां पे आप उसे टिपिकली कैलकुलेट कर सको और सबके लिए वो एग्जैक्ट हो। फिर 2 टर्म्स जो काफी सुनने में आते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, वो है सेटिस्फैक्शन और प्लेजर। ये 2 ऐसे वर्ड होते हैं जो कि काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी लेके आते हैं। जैसे सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं, मान लो आपकी, मतलब किसी की, भाई एक आप क्यों बोलूं यार, आप में भाईचारा वाली बात है, अपन की बात नहीं कर रहे, अपन बात कर रहे हैं। मान लो कोई भाई साहब जा रहे थे, वो पेड़ के ऊपर चढ़े, कूद रहे थे, तो टांग टूट गई उनकी। अब यार वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से इलाज कराया और कुछ टाइम में वो तंदुरुस्त हो गए। तो वो जो इलाज हुआ उनसे उन्हें सेटिस्फैक्शन मिला, प्लेजर नहीं मिला। सो प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन आर नॉट सिनोनिम, मतलब एक जैसे नहीं है, ये डिफरेंट है। और आपको भी ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी अगर कभी ऐसा कोई क्वेश्चन, वैसे तो आएगा नहीं, बट हां कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्योंकि शुरू कर रहे हैं तो ऐसी चीजें आपको पता होनी चाहिए भाई। अब क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं यूटिलिटी जैसा चैप्टर, क्योंकि वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है क्या? यूटिलिटी है भाई पूरी। 2 प्रकार की यूटिलिटी आपको रखना याद बहुत जरूरी है। पहली आती है आपकी टोटल यूटिलिटी। मान लीजिए आप बढ़िया भर भरा के एक पिज्जा खाने बैठे, आपने पूरा दृढ़ निश्चय कर लिया कि आज तो ये पिज्जा पूरा मेरा और मैं खत्म करके रहूंगा। जब साइकोलॉजिकली आपने सोच लिया है कि ये पिज्जा मेरा और मैं पूरा खाऊंगा, जब पूरा खाने के बाद आपको जो यूटिलिटी मिले है वो कहलाती है टोटल यूटिलिटी बाय द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। जब पूरा खा लिया पिज्जा तो जो सेटिस्फेक्शन आप फील कर रहे हो वो कहलाता है टोटल यूटिलिटी। देखो भाई, शाम के 7 बजे ना मुझे भी भूख लगाती है जैसे आपको लग रही है, लेकिन क्या करें, जब आपकी पर्सनल लाइफ तक आते आते एकदम रिलेट करके जब मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, तब आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो हाउ मार्जिनल यूटिलिटी इज डिफरेंट। क्या डिफरेंट आया भाई? देखो भाई, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? हम जो एडिशंस करते जाते हैं हर एक यूनिट के
अपने सेटिस्फेक्शन के लिए वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। एग्जांपल दें क्या? अच्छा पहले डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं। डेफिनेशन तो नहीं बोले, मीनिंग पे बात कर लेते हैं। इट इज द सेटिस्फेक्शन और यू कैन से द यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट। पिज्जा की पहली स्लाइस खाई, हाँ भाई सेटिस्फेक्शन मिला, मतलब एकदम दिल खुश हो गया कि भाई क्या मस्त पिज्जा है भाई, मजा आ गया खाने में। फिर आपने सेकंड स्लाइस खाई पिज्जा की, सेटिस्फेक्शन मिला नो डाउट, लेकिन वो पहले वाली बात नहीं रहेगी। जो पहले वाली बाइट में जो मजा था ना, पहले वाले स्लाइस में, क्योंकि बिल्कुल ताजा ताजा खाया था, अब तो पहला स्लाइस खत्म हो गया, दूसरे स्लाइस में सेटिस्फेक्शन मिलेगा, लेकिन वो जो बिल्कुल फ्रेश वाला होता है ना, वो नहीं होगा, क्योंकि एक स्लाइस खा चुके हो। तीसरी स्लाइस तक खाते खाते हाँ कॉमन हो जाएगा, चौथे पांचवे तक ऐसे ही चलता रहेगा कि हाँ ठीक है, और छठवा तो भाई आप अपने पेट के अंदर जैसे तैसे भरोगे, ठूसोगे, क्योंकि आप भी जानते हो कि आप नहीं बचे हो। अब आपकी हालत ये हो चुकी है कि भाई बस यार, अब इससे ज्यादा नहीं खपेगा भाई, छोड़। सो टोटल यूटिलिटी मतलब जब पूरा पिज्जा खा लिया तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी, और मार्जिनल यूटिलिटी जो हर एक एडिशनल यूटिलिटी आपको मिलती है हर एक एडिशन ऑफ यूनिट के खाने से, कंजम्पशन से, जो भी आप बोलना चाहो उसको। ये मार्जिनल यूटिलिटी जैसा मैंने आपको बताया, इट गोज ऑन डिक्लाइनिंग। कभी नया नया जूता खरीदा है, देखा क्या पॉलिश करके चमका के अपन पहन के जाते हैं, या नई नई घड़ी खरीदी हो, या नए नए कपड़े खरीदे हो, वो कपड़े 2-3 साल में पोंछा बन जाते हैं, उससे कुछ भी पोंछ लेते हैं, जो मिलता है वो पोंछ लेते हैं। भाई क्या हो रहा है यहाँ पे? यूटिलिटी जो है वो क्या क्या धीरे धीरे डिमिनिश हो रही है, और मार्जिनल यूटिलिटी ऐसी ही होती है, इट गोज ऑन डिक्लाइनिंग, जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करते चले जाते हो। समझ गए यार आप? तो यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी के दो फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है मार्जिनल यूटिलिटी TUN माइनस TUN माइनस 1। क्या है ये? यहां पर ये है कि आप डिफरेंस देखते हो कि नेक्स्ट एडिशनल यूनिट से आपको कितना एडवांटेज मिला, या कितना सेटिस्फेक्शन मिला, या कितनी यूटिलिटी मिली। ये आप देखते हो मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से। और ये वाला जो फॉर्मूला है ये बेसिकली रेशियो डिफाइन करता है कि कितना टोटल यूटिलिटी में चेंज आया अकॉर्डिंग टू कितनी क्वांटिटी। हमेशा याद रखना, मार्जिनल यूटिलिटी विथ एवरी सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्लाइनिंग। चाहे तो कहीं लिख लो, और ये हमेशा सच है कि जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है किसी भी चीज का, उसमें जो मजा है वो सेकंड एक्सपीरियंस में नहीं है। इसलिए यहां पे क्लियर है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है डिक्लाइन होगा। फॉर्मूला मैं आपको बता रहा था कि डेल्टा TU अपॉन डेल्टा क्वांटिटी, मतलब ये बताता है कि कितना आपकी यूटिलिटी में चेंज आया है इन रेफरेंस टू क्वांटिटी में चेंज आने से। अब यार अभी एक सबसे बड़ा टॉपिक, बड़ा तो नहीं बोलूंगा मैं, बट एक ऐसा टॉपिक यार जो कि काफी ज्यादा इग्नोर कर दिया जाता है, जो कि है रिश्ता टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में। कोई ऐसा खास लंबा टॉपिक नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है अंदर गहराई तक। मैं आपको अगर ये पर्टिकुलर कंसेप्ट समझाऊं तो मैं अपने आप से लेके समझाऊंगा, या आप पे पर्सनली लेके समझाऊंगा, सो दैट आपके दिमाग में क्लैरिटी हो। कभी हम टिंडे या पत्ता गोभी या पालक या भिंडी या ऐसे ही कुछ गंदा सा खाना खाने बैठे हैं ना, मम्मी की इच्छा के लिए, तो हम लाइफ में 3 स्टेजेस से गुजर जाते हैं उस पर्टिकुलर मोमेंट में। मतलब नाना नानी दादा दादी सब याद आ जाते हैं। मैं उसी मोमेंट को वापस से जिंदा करना चाहता हूं, आपकी कड़वी यादों को। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आप खाना खाने बैठे, जो कि आपको शुरुआत में भी पसंद आ रहा हो, अगर आपको भिंडी पसंद है तो, मतलब शुरुआत में यू कैन बेयर वाली बात है, आप सह सकते हो, आप खा सकते हो, आपको अच्छा लग रहा है। सो आप स्टार्ट करोगे खाना शुरू से। खाना खाने बैठे, खाना खाना चालू किया, पहली रोटी पहला कौर खाया, अच्छा लगा कि चलो ठीक है खा लेते हैं। एक पॉइंट धीरे धीरे ऐसा आता जाएगा जहां आपकी यूटिलिटी जो है उस चीज को लेके फुलफिल होने लगेगी, क्योंकि आप पूरा खाते चले जा रहे हो, तो धीरे 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 आपकी यूटिलिटी फुलफिल होने लगेगी। एक टाइम पे पॉइंट आएगा जहां आपको लगेगा भाई बस यहां मेरा पेट भर गया है, जो कि भारत सभ्यता समझती नहीं है। जहां हम बोले कि नहीं बस हो गया है, वहां पे 6 रोटी सामने वाले को रखना जरूरी है। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में ही बात कर रहा हूं आपसे, बिल्कुल उसी कॉन्टेक्स्ट में जहां लोग समझना बंद कर देते हैं। भाई पेट भर गया है, नहीं खाना है, मत दो, नहीं, अरे भाई एक आखिरी रोटी खा लो। सो होगा क्या, जब आप एक पॉइंट तक, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन पहुंचोगे, जिसे हम पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन भी कहते हैं, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन भी कहते हैं, जो भी आप बोलते हो, SATIETY, यानी पॉइंट ऑफ सैचुरेशन वो आपका होता है। आपको वहां पे लगता है नहीं भाई अपन हो गए फुल, अपनी यूटिलिटी बिल्कुल एकदम नीचे से चालू की थी, अपन बिल्कुल भी एकदम मतलब ऐसी हालत थी कि भूखे मरे से थे, कुछ भी खा लेंगे, अपन यहां से चालू होकर अपन यहां पहुंच गए। हमको लग रहा है कि यार चलो एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है, हमें टोटल यूटिलिटी मिल गई है, दिस इज आवर टोटल यूटिलिटी, अब इसको खराब क्यों करें और खा के, क्योंकि अगर हम और खाएंगे तो हमें वही चीज जो एक टाइम तक अच्छी लग के ओके हो गई थी, अब वो खराब लगने लगेगी, क्योंकि तुम जबरदस्ती हमें खिला रहे हो। हम ओंकने, मतलब अजीब सा ये वॉमिटिंग जैसा फील नहीं आने लगता जब कोई चीज ज्यादा खा लेते हैं तो।
यही होगा। तो जब आप एक एक्सेस क्वांटिटी में चले जाओगे तो होगा क्या, ऑल्दो आप उल्टी नहीं करोगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उल्टी कर दोगे, बट मैं ये कह रहा हूं कि आप एक ऐसे पॉइंट पे आने लगोगे जहां आपको वही चीज जो अच्छी लग रही थी एक टाइम तक वो खराब लगने लगेगी आपको। और ये क्यों होगा, बिकॉज ऑफ एक्सेस कंजम्पशन। तो यहीं पे तीन बेसिक रिलेशन आ जाते हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के। शुरुआत में टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी, आप जैसे जैसे खाते जाओगे एडिशंस करते जाओगे, आपकी यूटिलिटी बढ़ती जाएगी, उस चीज से आप सेटिस्फाई होने लगोगे। टोटल यूटिलिटी शोज द टोटल सेटिस्फैक्शन। शुरुआत में सेटिस्फैक्शन उतना नहीं था, रोटियां खाई, सेटिस्फैक्शन पीक पे पहुंच गया, आपको अच्छा लगा, चलो आज मां के हाथ का खाना खाया, मां ने बोला बेटा ये आखिरी रोटी खा ले, बस वहीं पे कचड़ा हो गया। मम्मी के लिए इज्जत और प्यार दोनों बहुत है, लेकिन जहां मम्मी ने कहा ये बेटा भिंडी है, ये खत्म कर, बेटा सब्जी ये फेंकेगी, बेटा कौन खाएगा, एक काम करना बेटा इसको खत्म कर दे, ऐसे खाना फेंकते नहीं है, जबरदस्ती खाया, तो वो जो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल एक ऊपर तक चला गया था वो मम्मी के कारण, क्योंकि मम्मी ने कहा बेटा और खा ले थोड़ा सा, आपका वो सेटिस्फैक्शन डाउन होगा। दिस इज हाउ टोटल यूटिलिटी डिक्लाइंस। जो चीज आपको अच्छी लग रही थी वही चीज अब आप बेमन खा रहे हो। यूटिलिटी मन से काम करती है, मन से मतलब इच्छा से काम करती है। तो यूजफुलनेस जिसकी आपको लग रही थी कि क्या देखो यार क्या पेट भरा है, क्या चटपटा खाना था, वही लग रहा है यार ये और क्यों खा लिया यार। सो दिस इज हाउ टोटल यूटिलिटी वर्क्स। क्या बोला गया, जब तक किसी को चीज को लेके आपका मन बिल्कुल पॉजिटिव है, एकदम सच्चा है, अच्छा लग रहा है खा के, तब तक आपका टोटल यूटिलिटी उसके लिए बढ़ता रहेगा। एक टाइम पे आएगा जो आखिरी कौर होता है खाने का, जो लास्ट कौर होता है, भाई बस इसको खाना ना खाना बराबर था, वो तो खा लिया, तो वहां पे आपकी उस चीज को लेके एडिशनल यूटिलिटी जो एडिशनल कौर से मिलने वाली है, एडिशनल कौर मतलब एडिशनल क्वांटिटी से मिलने वाली है, उसकी यूटिलिटी आपके लिए एडिशनल यूटिलिटी जीरो होती है, वो तो आप खत्म करने के लिए खा रहे हो, लेकिन वो पॉइंट ऑफ सैटिटी होता है, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन होता है। अगर उसके बाद कोई खिला दे तो वही चीज जो अच्छी लग रही थी उसी से बुरी भावना आने लगती है, जिसे हम हिंदी में ही बोलते हैं शायद हीक आने लगती है, वी फील लाइक अजीब सा, तो वो चीज नेगेटिव यूटिलिटी हो जाती है। शुरुआत में अच्छा लग रहा था, पॉजिटिव यूटिलिटी, एक टाइम ऐसा आया खाना ना खाना बराबर, और एक टाइम ऐसा आ गया कि वही चीज जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव लगने लगी। तो इससे 3 पॉइंट बने। पहला पॉइंट, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, ये दिख रहा है आपको, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, जो टोटल यूटिलिटी है वो बढ़ेगा। हां, उसका बढ़ने का रेट डिक्रीजिंग रहेगा, लेकिन फिर भी टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी। टोटल यूटिलिटी के बढ़ने का रेट डिक्रीजिंग क्यों रहेगा? मैंने बताया कि जैसे जैसे आप ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करते हो, मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होती है, क्योंकि पहले वाला एक्सपीरियंस कभी दूसरे से नहीं मिलता, दूसरे वाला एक्सपीरियंस कभी तीसरे से नहीं मिलता, एक्सपीरियंस फॉल होता जाता है, वो एक्साइटमेंट फॉल होता जाता है। सेकंड, उन्होंने बोला जब जीरो होगी मार्जिनल यूटिलिटी तब टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पे होगी, मतलब दिस इज द पीक यू हैव अचीव्ड। यहां पे आने के बाद खाना ना खाना आपके लिए बराबर है, बिकॉज यू हैव अचीव्ड द मैक्सिमम, इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलेगा। जैसे ही आपको और एडिशनल यूनिट जबरदस्ती खिलाई गई या आपने जबरदस्ती कंज्यूम की, तो वो चीज जो आपके लिए पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो गई, यानी उसकी यूटिलिटी नेगेटिव हो गई, और इसी कारण से आपका टीयू फॉल हो गया। ये रहे 3 आइटम्स आपके सामने। इसमें क्या सीखा आपने? पहली चीज, जब तक, फिर से लास्ट बार बोलो, आई शपथ, लास्ट बार, उसके बाद अपन नेक्स्ट जंप कर रहे हैं बाबा जी की बूटी #2 पे, बस लास्ट बार। तो पहला क्या बोला गया भाई? जल्दी से मेरे साथ बोलो, हाँ, कम ऑन, चलो जल्दी बोलो। पहला क्या बोला गया? टोटल यूटिलिटी तब तक बढ़ेगा जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है। ठीक है, टोटल यूटिलिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ेगा, उसका जो रेट है वो डिक्रीज होगा, डिमिनिशिंग होगा, लेकिन फिर भी बढ़ेगा। जब सेकंड वाला पॉइंट बोलूंगा मैं आपके साथ, है ना, अब चीटिंग नहीं करना, भाई भाई वाला रिलेशन है अपना, है ना। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है भाई? जब तक मतलब जब तक बोल रहा हूं, माय मिस्टेक, मैं गलत हो गया, आप सही जा रहे हो, बिल्कुल सही। जब MU 0 होगा, बिल्कुल सही, तब टोटल यूटिलिटी अपने पीक पे होगा, टॉप पे होगा। और जब MU थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, जब MU अपना नेगेटिव चला जाएगा, तो TU भाई साहब भी बुरा मान जाएंगे और वो भी फॉल होने लगेंगे। देखा, सीख गए ना। अब भाई आराम से थोड़ा सा ठंड ले लो, पानी वानी पी के आ जाओ, ब्रेक ले लो, कुल्ला वुल्ला कर लो, आराम से ठंड पहन लो अपन। उसके बाद क्योंकि बाबा जी #2 बूटी पे बढ़ रहे हैं ना, चलो ढोल नगाड़े के साथ बाबा जी की बूटी #2। लॉ ऑफ DMU जो है वो वही कहानी है जो मैं अभी आपको मार्जिनल यूटिलिटी की बताते आ रहा हूं। तो जब कुछ खास है ही नहीं तो इस पे टाइम पास नहीं करेंगे अपन सिंपल पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए। तो लॉ ऑफ DMU कहता क्या है? जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाएंगे, कोई भी चीज कंज्यूम करें, जरूरी नहीं है कि वो खाना ही है, व्हाटएवर यू आर कंज्यूमिंग, उसकी यूटिलिटी एवरी सक्सेसिव यूनिट के साथ डिक्लाइन होती जाएगी या डिक्रीज होती जाएगी। अंग्रेजी में या इकोनॉमिक्स टर्म में बोला जाए,
if we consume more and more units of a commodity, the utility for that commodity goes on declining या goes on decreasing. बस जितना यूज करोगे उतनी उसकी यूटिलिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ कुछ एजम्पशंस ऐसे हैं जो डीएमयू को डीएमयू बनाते हैं, मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ है उसको वो बनाते हैं। देखो भाई, इसके अंदर कोई भी स्पेसिफिक एजम्पशंस नहीं पूछे जाते हैं। हम क्या करेंगे, हम वो 5 एजम्पशंस याद करेंगे जो हमारे दिमाग में रहें। जैसे पहला, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी कहता है कि हम यूटिलिटी को नंबर्स में जज कर सकते हैं या नंबर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा बोलना कि भाई पता है मुझे है ना कैडबरी डेयरी मिल्क खा के 5 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन हुआ। अब सामने वाले का तो दिमाग ही खराब हो जाएगा, मतलब भसड़ मच जाएगी कि भाई 5 यूटिल्स क्या होता है भाई। तो ठीक है, यहां पे उन्होंने ये बोला कि वी कैन ट्राई टू मेजर द यूटिलिटी। हम कोशिश कर सकते हैं कि उसे किसी एक स्पेसिफिक यूनिट में कंपेयर करें। जो यूनिट उसकी होती है सेटिस्फेक्शन की यूनिट, इच्छा भरने की यूनिट, वो कहलाती है यूटिल्स। और उसको मेजर कैसे किया जाता है, जैसे हम बोलते हैं ना जनरली कि यार मजा आ गया पैसा वसूल। तो पैसा वसूल का मतलब क्या होता है, 10 रुपए की चीज पे अगर 10 रुपए खर्चे तो 10 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला, मतलब जितने पैसे खर्चे उतने यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन। तो हां, पहला एजम्पशन ये है कि आप अपनी यूटिलिटी को इस लॉ ऑफ डीएमयू में कंपेयर कर सकते हो या फिर रिकॉर्ड कर सकते हो मॉनेटरी फॉर्म में भी, क्योंकि आगे मैं वही बताने वाला हूं, मनी में भी मेजर कर सकते हो और साथ साथ में अपनी सेटिस्फेक्शन को यूटिल्स में भी दिखा सकते हो। सेकंड पॉइंट, जैसे कि मैं बात कर रहा था कि आप अपने सेटिस्फेक्शन को प्राइस से कंपेयर करके देखते हो। मतलब अगर पैसा वसूल है तो पैसा वसूल कैसे है, जितना पैसा खर्च किया उतनी यूटिलिटी मिल गई। इस कॉन्टेक्स्ट में आप लेकर चलते हो लॉ ऑफ डीएमयू को, यानी आप एडिशनल पैसा तभी खर्च करोगे जब आपको उससे एडिशनल यूटिलिटी मिलेगी। अच्छा, ये चीज याद रखना कि जब तक आप स्पेसिफिक क्वांटिटी नहीं खाते हो, या मैं ये बोलूं कि रीजनेबल क्वांटिटी नहीं खाते हो, तब तक ये मत बोलना कि सेटिस्फेक्शन हो रहा है। मतलब ऐसे ऐसे उंगली लगा लगा के ऐसे चाट चाट के खा रहे हो और बोल रहे हो कि यार देखो मेरा तो पेट ही नहीं भरता। तो भाई ऐसी कोई बात ही नहीं कर रहा है। आपको रीजनेबल क्वांटिटी को खाना पड़ेगा, तभी लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई होगा, तभी आपकी इच्छा कम होना चालू होगी। वरना ऐसे थोड़ा बहुत लगा के खा लिया, सूंघ लिया, तो उससे कुछ नहीं होगा भाई, है ना। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना है अपन को। फिर एक और चीज, ऐसा मत करना कि खाने गए छोटे बच्चों की तरह, एक कौर खाए, दौड़ते भागते खेल के आए, फिर एक कौर खाए, फिर दौड़ते। देखा, समझ गए ना यार, तुम बात भी नहीं निकल पा रही है। मतलब यू डोंट हैव टू बी चाइल्डिश। आपको काम करना है, आपको कंटिन्यूअस कंजम्पशन करना है। आप एक जगह बैठेंगे, इकट्ठा खाएंगे, तब लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई होगा, तब आपकी जो यूटिलिटी है वो डिक्लाइन होना चालू होगी। अगर आप ऐसा करोगे कि खेल खेल के खाओगे तो फिर कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो याद रखना, आपका कंजम्पशन 1 टाइम होना चाहिए, 1 गो होना चाहिए, ठीक है। वरना ये मत बोलना सर हम तो चपाती जो है 16 साल से खा रहे हैं, हमारा तो आज तक ऐसा सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ कि हमारी यूटिलिटी डिक्लाइन हुई हो, हम रोज खाते हैं। तो वो कंटिन्यूअस कंजम्पशन नहीं है भाई, वो इंटरवल्स के साथ है। हम बात कर रहे हैं यहां पे कंटिन्यूअस कंजम्पशंस की। फिर आ जाते हैं हम हमारी लास्ट चीज पे कि फिक्स्ड इनकम। आपको ये मान के चलना है कि आपकी इनकम लिमिटेड है, आपकी इनकम फिक्स्ड है और आप उसी इनकम से परचेजिंग कर सकते हो वही सिमिलर गुड्स को, उन्हीं सिमिलर कमोडिटीज को, तब जाके आपका लॉ ऑफ डीएमयू निकल के आएगा, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये 5 असम्पशंस आप याद रखोगे, बस इसके अलावा कोई और असम्पशन याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बाबा जी पे है। तो भाई लोग, इस अध्याय को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, अपन ने पढ़ लिया कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, लेकिन इसके साथ साथ एक और टॉपिक इसी के अंदर आता है और वो आता है यार ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। मतलब कंज्यूमर अपने आप को सेटिस्फाइड कैसे फील करता है। तो इसको भी 2 तरीके से पढ़ा जाता है। पहला आता है भाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। हम कंज्यूमर का परसेप्शन लेते हैं कि अगर वो एक ही कमोडिटी यूज करे तो वो उसको जज कैसे करेगा, पहला हो गया। दूसरे में बोलता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज। अगर उसे 2 कमोडिटीज में कंपैरिजन काइंड ऑफ करना पड़ जाए तब वो क्या सोचेगा। एक एक करके दोनों पढ़ लेते हैं, खत्म करते हैं जल्दी से बाबा जी की बूटी #2 को। 3 पे भी तो जंप करना है ना यार। अब भाई बात करें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, तो आखिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टेक्निकली क्या बोलता है। ठीक है, मैंने समझा दिया, आपने समझ लिया, बट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलता क्या है। तो वो स्पेसिफिक क्वांटिटी जो एक कंज्यूमर कंज्यूम करे जिससे उसे मिले मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, वो पॉइंट होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, एक ऐसी क्वांटिटी जब कंज्यूमर कंज्यूम करे जिससे भाई उसको एकदम बिल्कुल जन्नत वाली फील आ जाए ना कि भाई आई एम नाउ हाईली सेटिस्फाइड टू द मैक्सिमम लेवल, वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होती है।
अब सिंगल कमोडिटी के अंदर एक कंज्यूमर अपना सेटिस्फेक्शन ढूंढता है जितना पैसा खर्च कर रहा है उससे, मतलब जितना पैसा खर्च किया उसे बस एक चीज चाहिए, कम से कम उतनी वैल्यू तो मिल जाए। जैसे मूवी जब अच्छी लगती तो क्या बोलते हैं, भाई पैसा वसूल हो गई। तो ये होता है सिंगल कमोडिटी में, जब हम मूवी को एज अ कमोडिटी देखते हैं, बेसिकली सर्विस, बट हां एज अ कमोडिटी देखते हैं और हम ये देखते हैं कि हमने कितना सेटिस्फेक्शन डिराइव किया, तो यहां पर हो जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सो यहां पे जैसा मैं आपको बताता भी चल रहा हूं, लेकिन एक बार यहां पे भी देख के कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला बोलता है यहां पे कि प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, सबसे बड़ा फैक्टर किसी भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए होता है कि उसकी प्राइसिंग कितनी है। प्राइसिंग के हिसाब से सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि दूसरी चीज आ जाती है कि एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। इफ यू आर बाइंग अ चप्पल, ठीक है, आपने खरीद ली 1,500 रुपए की और आप उसे पहन रहे हो बाथरूम स्लीपर्स की तरह, या चलो भाई चप्पल छोड़ देते हैं, इस वाले वीडियो में चप्पल छोड़ देते हैं, आपने कुछ और खरीदा और आपने वो चीज एक्सपेक्टेड प्राइस से बहुत ही ज्यादा खरीद ली। अब जैसे मैच स्टिक्स होती हैं भाई, कोई 500 रुपए की थोड़ी ना खरीदता है यार, अगर आपने खरीद ली तो उसकी यूटिलिटी नहीं है, प्राइस काफी ज्यादा है, आप सेटिस्फाइड ही नहीं होंगे। और यहीं पे सेटिस्फेक्शन वाली जब बात ही कर रहा हूं तो समझा भी देता हूं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स शुड ऑलवेज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स, तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है। दो कंडीशन हो सकती है, या तो आपको यूटिलिटी प्राइस से ज्यादा मिल रही हो या तो कम मिल रही हो। आप कोई ऐसा चमत्कारी प्रोडक्ट खरीद के आए जिसकी यूटिलिटी आपके लिए ज्यादा है, काफी ज्यादा है, जिस हिसाब से प्राइस खर्च कर रहे हो, आपको क्या लगा, वाह यार लॉटरी लग गई है, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी इससे बहुत ज्यादा है जितना प्राइस खर्च कर रहा हूं, प्राइस तो कुछ भी नहीं है, इतने सस्ते में इतना अच्छा। तो इसमें क्या होगा, जब आपको ऐसा लगेगा इतने सस्ते में इतना अच्छा, तो आप और खरीदोगे, मतलब हफ्सियों की तरह खरीदते चले जाओगे, और तब तक खरीदोगे जब तक आपकी यूटिलिटी धीरे धीरे कम ना होने लगे। जैसे जैसे आपकी यूटिलिटी कम होगी, प्राइस के बराबर आएगी, आप इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाओगे। अब बाबा जी प्राइस के बराबर आने का मतलब क्या हुआ, एक टाइम बाद आपको भी फील होगा कि आप गधे थे, आप इतने परेशान थे या इतने एक्साइटेड बोल लें कि आप फालतू में पैसा खर्च कर रहे थे, वो उतना वर्थ नहीं था, आपको लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे आपने उसको कंज्यूम किया, उसकी यूटिलिटी आपको उसकी प्राइस के बराबर जेन्युइन लगने लगी, आपको रीजनेबल लगने लगी। हाँ यार, आपको ऐसा लगने लगा कि सही तो है यार, इसी प्राइस पे तो मिलना चाहिए, हम फालतू में इतना खरीद रहे थे, ऐसा एक्साइटेड हो रहे थे जैसे हमारे लिए तो लॉटरी है, चमत्कारी चीज हो गई है कुछ। सो ये चीज हो गई। दूसरे पे आते हैं, अगर क्या हो आपने कोई चीज खरीदी और आपको लग रहा है यार मजा नहीं आया, यार पैसा तो खर्च किया लेकिन वो सेटिस्फेक्शन ही नहीं है अंदर से, यार ऐसा लग रहा है कि यार ज्यादा खर्च कर दिया। जैसे बैग, ठीक है, हमने कॉलेज बैग लिया, हमने सोचा यार हमें बेस्ट कॉलेज बैग चाहिए, आपने ले लिया 3-3.5 का एक कॉलेज बैग। अब आप सोच रहे हो यार देखकर, इसमें ऐसा क्या है, कुछ भी नहीं है। तो आपने यहां पे गलत क्या किया, आपको उतनी यूटिलिटी नहीं मिली जितना आपने प्राइस खर्च कर दिया, और ऐसे में आप अपना कंजम्पशन जो है वो रिड्यूस करने लगते हो। बैग, मैं एक एग्जांपल दे रहा था, अगर कोई ऐसा कंटिन्यूअस कंजम्पशन है जहां पे आपको चीजें या कमोडिटी ऑन अ डेली बेसिस कंज्यूम करनी है या कंटिन्यूअस कंजम्पशन में है, आप क्या सोचोगे कि अगर प्राइस के अकॉर्डिंग वैल्यू नहीं मिल रही है तो मैं अपना कंजम्पशन कम कर दूंगा, थोड़ा ठंडा पड़ जाऊंगा। अब आप कम जब कंज्यूम करोगे तो आपको लगने लगेगा हाँ यार प्राइस के अकॉर्डिंग तो वर्थ इट है, इतना करा जा सकता है, ये मैं कुछ उससे पहले ज्यादा ही पैसा खर्च कर रहा था, यूटिलिटी मुझे उतनी नहीं मिल रही थी, अब मैंने क्योंकि कंजम्पशन कम कर दिया है, अब मुझे जेन्युइन लग रहा है कि प्राइस के अकॉर्डिंग इतना खर्च किया जा सकता है, उतना ज्यादा नहीं। मैं इसको हमेशा याद रखता हूं, ये जो टाटा स्काई के रिचार्जेस होते हैं, टाटा स्काई के रिचार्ज में कैसे पता है, मतलब मैं ये सोचता हूं भाई टेलीविजन पे खर्च करना 300-400 रुपए तक ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार 700-800 रुपए का मैंने कंजम्पशन, मैंने मूवी पैक ले रखा है, मैंने एंटरटेनमेंट पैक ले, मैंने 1000 तरह के पैक ले रखे, तो यहां पे क्या हो रहा है, यूटिलिटी उतनी है नहीं, मैं टीवी इतना देख नहीं पा रहा, लेकिन मैंने पैक बहुत सारे ले रखे, तो यहां पर मेरा दिमाग घूम गया, मैंने कहा प्राइस तो ज्यादा दे रहा हूं लेकिन यूटिलिटी उतनी है नहीं, मैंने सारे पैक हटवा दिए, मेरा जो पैक है वो कम हो गया भाई, जो मूवी चैनल्स वगैरह था सारा हटवा के मेरा टाटा स्काई का पैक कम हो गया, प्राइस कम खर्च कर रहा हूं, अब ऑब्वियसली उससे यूटिलिटी अब मुझे ज्यादा मिल रही है। दैट इज हाउ इट वर्क्स। और एक पॉइंट यहां पे ऐसा आ जाता है कि जब मार्जिन यूटिलिटी है, आपने क्योंकि पैसा खर्च करना कम कर दिया, आपने कंजम्पशन रिड्यूस कर दिया, तो आपकी यूटिलिटी बढ़ने लगती है और आपको प्राइस के अकॉर्डिंग इक्वल लगने लगता है, MUX इक्वल्स टू PX हो जाता है, आपका इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है भाई। अब दूसरा एक बड़ा डिफरेंट है, बट ऑल्दो सेम भी है बट थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन मैं इसको सीरियस पता है क्यों लेता हूं इस टॉपिक को, क्योंकि
थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है इसके अंदर या प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं है, और इसलिए मैं चाहता हूं कि यहां पे तुम लोगों का अटेंशन बहुत हो। तो चक के बैठ जाओ जल्दी से, अपन करने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। अभी तक हमने सिंगल कमोडिटी में पढ़ा कि डायरेक्ट रिलेशन प्राइस से होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर आप सिंगल कमोडिटी लेने जाओगे तो हाँ, प्राइस तो आपका एक मेजर फैक्टर होगा, लेकिन जब दो कमोडिटीज रोल में आ जाती है तो दो कमोडिटीज का रेशियो देखा जाता है कि उनकी यूटिलिटी इन अकॉर्डेंस टू इट्स प्राइस किसका रेशियो ज्यादा बेटर है। जैसे यहां पे मैंने लिखा है, क्या MUX अपॉन PX का रेशियो बेटर है या फिर MUY अपॉन PY का रेशियो बेटर है। यार मैं सोच में पड़ जाऊंगा, मुझे चाहिए दोनों कमोडिटीज। मैं चाहता हूं कि मैं तो दोनों कमोडिटीज खाऊंगा, मुझे तो एक भी कमोडिटी मिस नहीं करनी। तो मैं क्या कोशिश करूंगा, मैं एक आइडियल बैलेंस स्ट्राइक करूंगा, अपनी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को इक्विवेलेंट करने के जिस भी कमोडिटी पे मैं खर्चा करूं। मैं चाहता हूं कि मैं अगर X कमोडिटी कंज्यूम कर रहा हूं और Y कमोडिटी कंज्यूम कर रहा हूं तो मुझे दोनों से इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। किसी को रसगुल्ला पसंद है, किसी को गुलाब जामुन, कुछ को दोनों ही प्यारे होते हैं। हाँ, तो दोनों ही अगर खाने हैं तो भाई पैसे को ऐसा यूज करो कि मजा ही आ जाए, ये इसका फैक्टर है। अब इसके अंदर दो कंडीशन आ सकती है। पहली कंडीशन, अगर आपका MUX अपॉन PX ग्रेटर हो MUY अपॉन PY से, तो पहला फैक्टर आता है, जैसा मैंने बोला कि क्या होगा अगर MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUY अपॉन PY। देखो भाई, बात सिंपल सी है, यहां पे ये चीज बता रही है कि जो मुझे X कमोडिटी से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो Y से नहीं है। मे बी मुझे अभी X ज्यादा पसंद आ रही है, उसके प्राइस के अकॉर्डिंग्स में मुझे Y उतना पसंद नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूंगा यार, यहां पे मैं सोचूंगा यार नहीं, मेरे को तो अभी X खाना है, X को मैं ज्यादा कंज्यूम करूंगा और Y को अभी थोड़ा सा इग्नोर करूंगा क्योंकि Y उतना पसंद नहीं आ रहा। क्योंकि मैं X ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करूंगा तो X को लेके जो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिश होने लगेगी। मैंने आपको बताया था कि जो भी आप कमोडिटी ज्यादा खाओगे उसकी यूटिलिटी गोज ऑन डिक्लाइनिंग होती है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ DMU। इसकी यूटिलिटी कम होगी, Y को तो वैसे ही नहीं खा रहे हो तो Y बेचारा वैसे ही नीचे बैठा हुआ है, तो जो X है वो नीचे आते 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 अपनी जोड़ीदार Y भाई साहब से मिल लेगा और MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUY अपॉन PY हो जाएगा और दोनों इक्विलिब्रियम लेवल पे आ जाएंगे। दूसरे पॉइंट पे आते हैं जहां पे बोला गया क्या हो, ध्यान से सुनना, अगर MUX अपॉन PX इज लेस देन MUY अपॉन PY, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी जो X से मिल रही है या जो रेशियो है वो कंपैरेटिवली कम है। इसके कारण पता है होगा क्या, कि मैं X को कम यूज करूंगा यानी कम कंज्यूम करूंगा और Y को ज्यादा करूंगा। अब Y को ज्यादा करूंगा तो Y की यूटिलिटी फॉल होगी, X को कम कंज्यूम करूंगा तो याद रखना जिसको कम कंज्यूम करो उसकी यूटिलिटी बढ़ती है। होता है ना, जब 8-10 दिन 50 दिन 100 दिन आइसक्रीम वगैरह नहीं खाओ या चॉकलेट वगैरह नहीं खाओ तो उसकी यूटिलिटी अचानक से बढ़ने लगती, तलब मचने लगती कि भाई ये खाना ही खाना है। यही तो बात कर रहा हूं मैं, और क्या। यहां पे भी यही होगा कि X को मैं कंज्यूम नहीं कर रहा, Y को कंज्यूम करे जा रहा हूं, तो Y की यूटिलिटी फॉल होनी है और X की यूटिलिटी बढ़नी है। फिर एक पॉइंट पे मीट करेंगे, होगा क्या, MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUY अपॉन PY, वो फिर एक जगह मिल जाएंगे और फिर से इक्विलिब्रियम सेट कर लेंगे, मतलब दोनों से मिलने वाली यूटिलिटी सेम हो जाएगी भाई। अब यहां पे क्या हुआ, दूसरी कंडीशन आ गई और दूसरी कंडीशन कहती है MU मस्ट फॉल एज द कंजम्पशन इंक्रीजेज। मतलब ये फॉर्मूला, ये फंडा, ये वाला जो इन केस ऑफ टू कमोडिटीज का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, ये काम ही नहीं करेगा अगर आपने इस चीज को कंसिडर नहीं किया। हमेशा हमेशा जब भी कंजम्पशन बढ़ेगा मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होगी। शुरुआत से लेके अभी तक समझा रहा हूं, अब तुम लोगों को कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए भाई। आखिर में अंत में आप लोगों से एक ही बात है, 20 डेज प्लेज जैसा मैं कह रहा हूं, जिस टाइमिंग पे मैं कह रहा हूं उस समय अटेंड करना बहुत जरूरी है। ये एक सिंसियरिटी लेके आता है, ये एक दृढ़ निश्चय लेके आता है कि तुम लोग हर चीज करने के लिए तैयार हो, चाहे कुछ भी हो जाए। आज हमने बाबा जी की 2 बूटियां निपटाई हैं, अभी 3 बूटियां बाकी हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। चाहते तो इसको एक वीडियो में भी निपटा सकते थे, लेकिन जिस हिसाब का CBSE इसको इंपॉर्टेंस देता है, वेटेज देता है, हम उस चैप्टर को भी उतने ही फोकस से करते हैं, याद रखना। तो भाइयों कल मिलते हैं डे 3 में और इस चैप्टर को निपटाते हैं बाकी 3 जड़ी बूटियों के साथ। तब तक के लिए दृढ़ निश्चय हमेशा सबसे ऊपर रखना और बाबा जी का इंतजार करो, रात के 10 भी तो बजने हैं, बिजनेस स्टडीज कौन पढ़ेगा भाई। तब तक के लिए